ये सिर्फ एक जंग की तस्वीर नहीं, एक मुल्क के बनने और दूसरे के टूटने की तस्वीर नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का आखिरी मंजर है, शायद तारीख की सबसे बड़ी साजिश का। दुनिया समझती रही कि ये बंगालियों की आज़ादी की जंग है, जुल्म के खिलाफ अवाम के उठ खड़े होने की जंग है। और इंडिया का रोल तो बस इतना है कि वो एक मजलूम कौम की मदद करने आया है, बस। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 16 दिसंबर 1971 के दिन की तैयारी बरसों पहले नई दिल्ली के बंद कमरों में शुरू हुई थी। जी हां, पाकिस्तान तोड़ने के खेल का आगाज कहीं पहले हो चुका था, शायद पाकिस्तान बनते ही। और उसके अहम किरदार शेख मुजीबुर रहमान इस खेल के बादशाह नहीं, सिर्फ एक मोहरा थे। एक ऐसा मोहरा जिसे भारत ने बड़ी चालाकी से जहां चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल किया। और ये जंग अवाम ने नहीं, बल्कि इंडियन रॉ की बनाई हुई एक प्रॉक्सी आर्मी ने लड़ी। और ये हम हवाओं में बात नहीं कर रहे, ये वो बातें हैं जो कई इंडियन जर्नल भी कर चुके हैं, इंटेलिजेंस सरबराहों ने भी की, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के उस अफसर ने भी जो पाकिस्तान से बगावत करने वाला पहला बंगाली था, जो भागकर सबसे पहले दिल्ली पहुंचा था। लेकिन आज वो भी कुछ और कहता है कि भारत बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाला नहीं था, लिबरेटर नहीं था, बल्कि एक चालाक खिलाड़ी था जिसने अपने मफादात के लिए एक कौम को इस्तेमाल किया। अब वक्त आ चुका है कि हम बिग पिक्चर देखें, और इतना वक्त गुजर चुका है कि अब तो समझें पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आइए देखते हैं कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान की कमजोरियों को इस्तेमाल किया, किस तरह एक पॉलिटिकल क्राइसिस को फुल स्केल सिविल वॉर में बदल दिया, और कैसे आज़ादी के नाम पर एक ऐसी सैटेलाइट स्टेट बनाई जो बरसों नहीं बल्कि दिहाइयों तक इंडिया की गुलाम बनी रही। ये कहानी है बांग्लादेश की, उस मुल्क की जो भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी के नतीजे में पैदा हुआ, वो प्रोडक्ट के जिसके हर पार्ट पर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। अगस्त 1947 सब कॉन्टिनेंट में एक नए मुल्क ने जन्म लिया, और शायद उसी दिन इसे तोड़ने का मंसूबा भी शुरू हो गया। भारत ने शिकार की तैयारी की शुरुआत उसी दिन कर दी थी, और पहले दिन से पाकिस्तान की कमजोरियों को नजर में रखा। जान लिया कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ ऐसा देश है जो अलग हिस्से नहीं बल्कि दो अलग दुनियाएं हैं। मशरकी और मगरिबी पाकिस्तान की ज़बान, लिबास, मौसीकी, खाना पीना, उठना बैठना और हज़ारों साल की तारीख सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मगरिबी पाकिस्तान के कल्चर पर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट का गहरा असर था, जबकि मशरकी पाकिस्तान की जड़ें साउथ ईस्ट एशिया और बंगाल के अपने कल्चर में थी। इन दो अलग दुनियाओं को सिर्फ मजहब के धागे से बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, तो अक्सरियत यानी बंगालियों ने इसे अपनी आइडेंटिटी पर हमला समझा। उन्होंने कायद का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और बंगाली को कौमी ज़बान बनाने की वो तहरीक शुरू की जिसके दौरान शायद बांग्लादेश की बुनियाद पड़ चुकी थी, जिसने जाहिर किया कि मज़हब का धागा शायद इतना मजबूत नहीं जितना पाकिस्तान बनाते हुए इसे समझ लिया गया था। मशरकी और मगरिबी पाकिस्तान के बीच 1600 किलोमीटर का फासला ज़रूर था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के फैसलों की वजह से ये जहनों और दिलों में भी फासला पैदा होने लगा। और जब दिलों में दूरी आने लगे तो दुनिया की कोई ताकत इस खला को पुर नहीं कर सकती। और इन हालात में दुश्मन ने अपनी पहली चाल चल दी। इसे पहली दरार मिल चुकी थी, ज़बान और कल्चर की दरार। कलकत्ता हमेशा से बंगाली ज़बान, अदब और कौम परस्ती का गढ़ रहा है। पार्टीशन ने सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि बंगाली कल्चर को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन ज़बान का ताल्लुक कहाँ टूटता है, ये तो किसी न किसी सूरत में कायम रहता ही है। तो इंडियन इंटेलिजेंस और पॉलिसी बनाने वालों ने इसी ताल्लुक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। आकाशवाणी इस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो की बंगाली सर्विस मशरकी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थी, जहां से इंडियन दानिश्वर और फनकार मुसलसल ये पैगाम देते कि मगरबी पाकिस्तान उर्दू और इस्लाम के नाम पर
बंगालियों के अजीम कल्चर को तबाह कर रहा है। फिर कलकत्ता से किताबें, रिसाले और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स मशरकी पाकिस्तान में स्मगल होती और इस कंटेंट में ज़्यादातर बंगाली नेशनलिज्म को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में पेश किया जाता और मगरबी पाकिस्तान को एक काबिज और इस्तेसाली कुव्वत के तौर पर दिखाया जाता। यही नहीं, इंडियन एजेंसियों ने ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, दानिश्वरों बल्कि तलबा के साथ भी खुफिया राब्ते किए, उन्हें स्कॉलरशिप्स और टूर्स के लालच दिए और उनके ज़रिए कौम परस्ती के ख्यालात को फैलाया। और ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक था, मशरकी पाकिस्तान के नौजवानों के जहन में ये बात बिठा दी जाए कि उनकी असल वफादारी इस्लाम से या पाकिस्तान से नहीं बल्कि बंगाली नस्ल और ज़बान से है। ये एक स्लो पॉइजन था जो आहिस्ता आहिस्ता बंगाल के जहन में उतरता चला गया। बंगाली पाकिस्तान की आबादी का 54% थे। जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हुकूमत उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान के पहले बंगाली वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एक ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया। दूसरे बंगाली वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी को भी साजिशों के ज़रिए हटा दिया गया। एक के बाद दूसरा बंगाली वज़ीर आज़म गैर आइनी तौर पर निकाला जाता रहा और इंडियन मीडिया को मौका मिलता रहा कि वो इसे पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की बंगालियों से नफरत बनाकर पेश करे। फिर जब अयूब खान का मार्शल्ला आया तो समझे जमहूरियत का गला ही घोट दिया गया। बंगालियों को बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल रहा था, तुम मेजॉरिटी में तो हो सकते हो लेकिन हुकूमत हम ही करेंगे। सियासी मैदान में ये हाल था तो इकोनॉमी भी मुख्तलिफ नहीं थी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हुआ तो इंडिया ने ये नैरेटिव फैलाया कि मगरबी पाकिस्तान असल में मशरकी पाकिस्तान का खून चूस कर तरक्की कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये हकीकत नहीं, किसी हद तक ये बात ठीक थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में और इकोनॉमिक कंडीशंस में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन इंडिया और इसके एजेंटों ने मिर्च मसाले लगाकर जिस तरह इसे एक प्रोपेगेंडे में बदला, हालात वैसे हरगिज़ नहीं थे। इंडिया का टारगेट सिर्फ एक था, बंगाली आवाम के जहनों में ये बात बिठा दी जाए कि उनके तमाम मसाइल की जड़ एक है, वेस्ट पाकिस्तान, और तमाम मसाइल का वाहिद हल एक है, पाकिस्तान से अलग हो जाना। ज़बान, कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में ये सब देखने के बाद जंग के मैदान में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने बंगालियों की आंखें खोल दी। उन्नीस 1965 की जंग में जब भारत ने लाहौर पर हमला किया तो पूरी जंग सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ी गई। 17 दिन तक मशरकी पाकिस्तान तकरीबन लावारिस था, यानी भारत के रहमो करम पर था। इस वाक़ये ने बंगालियों के जहन में शक की चिंगारियों को भड़कते शोलों में बदल दिया। उन्हें यकीन हो गया कि वेस्ट पाकिस्तान की नज़र में उनकी और उनकी सरजमीन की कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक बोझ हैं, एक कॉलोनी है। और जब हर मैदान में इंडिया को अपने टारगेट मिल गए और उसने पहला बड़ा कदम उठाया। 1968 में एक धमाका खेज इंकिशाफ हुआ, अगरतला साजिश केस। जनवरी 1968 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बंगाली सियासी रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान और पाक फौज के कुछ बंगाली अफसर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये अयूब खान हुकूमत के आखिरी दिन थे। सियासी मैदान इतना ख़राब हो चुका था कि इस ऐलान को भी एक सियासी ड्रामा समझा गया। शेख मुजीब उस वक्त तक अपने मशहूर 6 पॉइंट्स पेश कर चुके थे जो ईस्ट पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हो चुके थे। कहा गया कि हुकूमत शेख मुजीब की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा गई है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन बाद में बांग्लादेश बनने के बाद यही शेख मुजीब थे जिन्होंने BBC को इंटरव्यू में खुद कहा, मैं बहुत पहले से एक अलग मुल्क बनाने का इरादा रखता था। बल्कि सन 2011 में अगरतला साजिश के किरदार शौकत अली ने साफ साफ कह दिया, अगरतला साजिश एक रियलिटी थी। बहरहाल अगरतला साजिश के एपिसोड से इंडिया ने 2 चीज़ें हासिल की। एक ये कि शेख मुजीब ऐसा लीडर है जो उनके साथ काम करने को तैयार है, और दूसरा कि एक बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड बगावत के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, और वो सही वक्त समझें आने ही वाला था। मैदान तैयार था, मोहरे तैयार थे, आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और ये चिंगारी मिली 1970 के इलेक्शन से। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. 1970 में पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात हुए। मुल्क बनने के 23 साल बाद पाकिस्तान की आवाम को पहली बार मौका मिला
कि वो अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। उम्मीद यही थी कि इलेक्शन मुल्क को जोड़ देगा, लेकिन यही इलेक्शन था जो मुल्क तोड़ने का सबब बन गया। क्यों? क्योंकि शेख मुजीब इलेक्शन लड़े अपने 6 पॉइंट एजेंडे के तहत। उनके वही मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना 6 नुकात। वैसे तो मुजीब ने ये 6 नुकात 1966 में लाहौर के एक जलसे में पेश किए थे, मगर उन पर उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। उन्हें सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी दबाव डालने का हथियार समझा गया। और याहिया और भुट्टो यही समझते थे कि इलेक्शन में मुजीब को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी कि कोई मसला पैदा हो। मगर 70 के इलेक्शन के बाद सूरत हाल बदल गई, क्योंकि इन 6 नुकात पर अमल का मतलब तो साफ साफ ये था कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। असल में शेख मुजीब ने डिमांड की थी कि फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स देखे, बाकी तमाम मामलात मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के सूबे खुद देखेंगे। यही नहीं, मुल्क के दोनों हिस्सों की अलग अलग करेंसी, अलग अलग रिजर्व बैंक की डिमांड भी की, और ये भी कहा कि फाइनेंशियल पॉलिसीज और फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स भी अलग अलग होने चाहिए। और तो और सरमाया भी मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान नहीं जाएगा। टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन में भी मुल्क के दोनों हिस्से आज़ाद होंगे और फेडरल गवर्नमेंट किसी काम में मुदाखलत नहीं करे। और आखिर में ये भी डिमांड की कि मशरकी पाकिस्तान की अपनी अलग मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। समझे, ये खुला ऐलान था कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। हर पॉइंट इस बात का इशारा कर रहा था कि शेख मुजीब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन खुलेआम ये बात करना आसान नहीं था। इसीलिए मुजीब जलसों में कहते 6 पॉइंट पाकिस्तान को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हैं। पाकिस्तान कायम रहने के लिए वजूद में आया है और कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन में जो रिजल्ट आए उसने मुजीब का माइंड बदल दिया। ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 नशिस्तें उनकी पार्टी अवामी लीग ने जीती और मगरबी पाकिस्तान की 138 में से 81 सीटें जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को मिली। अवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं जीत पाई और पीपल्स पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। पाकिस्तान जियोग्राफिकली तौर पर तो पहले ही डिवाइडेड था। इस इलेक्शन के बाद तो सियासी तौर पर भी 2 हिस्सों में बंट गया। शेख मुजीब ने इलेक्शन से पहले सदर याहिया खान से वादा किया था कि वो अपने 6 नुकात में नरमी लाएंगे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद वो मुकर गए। ऐलान कर दिया कि 6 पॉइंट पर कोई डील नहीं होगी, कोई सौदेबाजी नहीं होगी। उसूल की बात करें तो शेख मुजीब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, क्योंकि नेशनल असम्बली में उनके पास मेजॉरिटी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था, असम्बली के पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इख्तियार होगा और शेख मुजीब 6 नुकात को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देंगे। यूं पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा और वेस्ट पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। अब पाकिस्तान की तकदीर 2 लोगों के हाथों में थी, मुजीब और भुट्टो। और इस नाजुक सूरत हाल में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीचों बीच भारत ने अपनी दूसरी चाल चली। जनवरी 1971 में एक इंडियन जहाज के अगवा का ड्रामा रचाया गया, जिसके हाईजैक का इल्ज़ाम कश्मीरियों पर लगाया गया और इस वाक़ये को बहाना बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। आप समझ रहे हैं ना, इस एक फैसले से क्या हुआ होगा? जी हाँ, पाकिस्तान के दोनों हिस्से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दरमियान में कम से कम 1600 किलोमीटर तक इंडिया था और इसके फ़िज़ाई हुदूद बंद करने से पाकिस्तान के दोनों हिस्सों का डायरेक्ट राब्ता टूट गया। समझे, इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक नाकाबंदी कर दी और शेख मुजीब ने इंडिया के इस कदम की हिमायत की। ये खुला इशारा था कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और कौन कौन इस साजिश का किरदार है। उन्नीस 1971 के शुरू के दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात हो रहे थे। टेंशन बढ़ती जा रही थी और फिर 7 मार्च को शेख मुजीब ने ढाका में एक तारीखी जलसा किया। और इसमें ऐलान कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। एक पूरा ईस्ट पाकिस्तान मुजीब के कहने पर चलने लगा। मशरकी पाकिस्तान में फौज के सिवा हर सरकारी इदारा उनके हुक्म पर चल रहा था और जब 23 मार्च आया तो ऐवान सदर और फौजी छावनियों के अलावा पूरे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की जगह आज़ाद बांग्लादेश का परचम लहराया गया। ये ऐलान था
कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, और जब मुज़ाकरात का कोई रास्ता ना बचे तो फिर वही होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ कर दिया। वो अनजाने में उसी जाल में फंस गई जो दिल्ली और ढाका ने मिलकर बनाया था। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत को अब अपनी आखिरी और सबसे ब्लडी मूव चलने का बहाना मिल गया। वक्त आ गया पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी चाल चलने का। ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और भूचाल आ गया। पाक फौज में मौजूद कई बंगाली फौजियों तक ने बगावत कर दी। 27 मार्च को पाक फौज से बगावत करने वाले मेजर ज़ियाउर रहमान ने चिटागोंग रेडियो स्टेशन से बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। साथ ही ताजुद्दीन अहमद की लीडरशिप में कलकत्ता में बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बनाई गई। वैसे कुछ बागी फौजी ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से फरार होकर सीधा दिल्ली पहुंचे थे। उनमें एक थे सेकंड लेफ्टिनेंट शरीफुल हक दालीम। उनका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे उनका किरदार बहुत अहम हो जाएगा। तो इंडिया ने इन बागी फौजियों के साथ मिलकर एक फौज बनाई जिसका नाम रखा गया मुक्ति बाहिनी। उनकी ट्रेनिंग से लेकर उन्हें हथियार देने तक का सारा काम इंडियन आर्मी करने लगी। जाहिर यही किया गया कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वन एंड ओनली मूवमेंट यही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ था। इंडिया ने एक नहीं 2 फौजें बनाई थी, एक वो जो दुनिया को दिखाई और दूसरी वो जो उसका असल और खुफिया हथियार थी। क्योंकि इंडिया किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, उसे डर था ये मूवमेंट उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। भारत को तो ऐसी सेना चाहिए थी जिसकी लगाम मुकम्मल तौर पर नई दिल्ली के हाथ में हो। और यहीं पर शुरू हुई वो कहानी जो अमूमन सुनाई नहीं जाती, लेकिन हम आपको सुनाएंगे। ये जंग के शुरू के दिन थे। शेख मुजीब के 4 बहुत करीबी और वफादार लीडर छुप छुपा कर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मुलाकात की और एग्जाइल गवर्नमेंट कायम करने वाले ताजुद्दीन अहमद पर शक का इजहार किया और बताया कि ताजुद्दीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो मुजीब के वफादार नहीं हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी से दरख्वास्त की उन्हें एक अलहदा और ज़्यादा वफादार फौज बनाने की इजाज़त दी जाए, ऐसी फौज जो डायरेक्टली शेख मुजीब के कॉज के लिए काम करे। ये इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस था। इंदिरा गांधी ने फ़ौरन इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया और फिर एक दूसरी फौज भी बनाई गई जिसका नाम था बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स। लेकिन आमतौर पर ये मशहूर हुई मुजीब बाहिनी के नाम से। इस फौज को बनाने की जिम्मेदारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ को दी गई और इंडियन आर्मी के एक मेजर जनरल SS उबान ने ये काम संभाला। इस फौज को देहरादून के करीब एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में तरबियत दी जाती और उन्हें मुक्ति बाहिनी के मुकाबले में ज्यादा मॉडर्न और बेहतर हथियार भी दिए गए। ये एक मुकम्मल तौर पर प्रॉक्सी आर्मी थी। इस सीक्रेट फोर्स का असल मकसद क्या था? ये कि इंडिया इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर उसके हाथ में रहे। वो नहीं चाहता था कि मेजर ज़ियाउर रहमान जैसे आज़ाद फौजी ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, जो कल को भारत के लिए दर्द सर बन जाएं। मुजीब बाहिनी सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी कि जब बांग्लादेश आज़ाद हो तो अवामी लीग और शेख मुजीब ही पावर में रहें। गुलामी में डिवाइड एंड रूल का निशाना बनने वाला इंडिया अब खुद इसी पॉलिसी पर चल रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी को भी अंदर से डिवाइड कर रहा था। और ये साजिश इतनी खुफिया थी कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल उसके वज़ीर आज़म ताजुद्दीन अहमद बल्कि इंडियन फ़ौज के ईस्टर्न कमांड के सरबरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को भी इसका कुछ पता नहीं था। ये थी इंडिया की स्ट्रेटजी। हर मोहरा एक धोखा था और हर चाल एक साजिश। आप क्या समझ रहे हैं? इंडिया ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान का पुराना दुश्मन था? बिल्कुल नहीं, इसे एक बहुत बड़ा ख़तरा था। ये देखें, ये पतला सा कॉरिडोर है जिसे चिकन स्नैक कहते हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड इंडिया की 7 रियासतों को बाकी मुल्क से जोड़ती है। ये रियासतें आसाम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह शुरू से ही बगावत की आग में जल रही हैं, इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाहती हैं। और ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश इस चिकन स्नैक का गेट कीपर था। अगर बांग्लादेश में एक दोस्त हुकूमत हो तो भारत अपनी इन रियासतों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 1971 का दिन आ गया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। लेकिन कैसी आज़ादी? मैंने शरीफुल हक दालीम का जिक्र किया था, पाक फौज के एक बंगाली ऑफिसर।
जो पाकिस्तान से फरार होकर दिल्ली पहुंचे थे। यही थे जिन्हें बांग्लादेश बनने के बाद मुल्क का आला तरीन फौजी एजाज वीर उत्तम भी दिया गया। वही थे जिन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी जिसका नाम था बांग्लादेश अनटोल्ड फैक्ट्स। बड़े ही खतरनाक इंकशाफात किए गए थे इस किताब में। पहला ये कि आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार की। इस दी ग्रेट लूटमार में भारतीय फौज करोड़ों डॉलर का पाकिस्तानी फौजी सामान, असलहा, गाड़ियां और दूसरी चीज़ें अपने साथ ले गईं। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल मशीनरी को भी उखाड़ कर भारत भेज दिया गया। आज़ादी के बाद कुछ अरसे के लिए इंडिया के साथ बॉर्डर भी खुला छोड़ दिया गया। एक ऐसा फैसला जो मुनज़्ज़म लूटमार का हिस्सा था, क्योंकि इसकी वजह से इंडियन फौज और स्मगलर अरबों रुपए का सामान बांग्लादेश ले गए। सिर्फ 1972 से 1975 तक एक अंदाजे के मुताबिक 2 अरब डॉलर का माल बांग्लादेश से इंडिया स्मगल किया गया। लेकिन शरीफुल हक ने इससे भी बढ़कर जो दावा किया वो ये था कि जब जंग चल रही थी, ताजुद्दीन अहमद की जिला वतन गवर्नमेंट इंडिया में बैठी थी, तब इसने भारत के साथ एक मुआहिदा कर लिया था, एक सीक्रेट सिविल पॉइंट एग्रीमेंट, जिसने बांग्लादेश को इंडिया की क्लाइंट स्टेट बना दिया। क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर इंडिया के ताबे कर दी गई। जिस चीज़ का मुतालबा पाकिस्तान से किया जा रहा था, जिसके लिए 6 नुकात बनाए जा रहे थे, वो सब कुछ इंडिया को दे दिया गया, बिल्कुल प्लान के ऐन मुताबिक। 8 जनवरी 1972 को 9 माह की कैद के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। पूरी दुनिया की नज़रें अब उन्हीं पर थी। उनका हर कदम, हर लफ्ज़ नए मुल्क की डायरेक्शन तय करने वाला था। मुजीब रिहाई के बाद पहले लंदन पहुंचे, जहां से सीधा अपने वतन, अपने लोगों के पास ढाका जा सकते थे। लेकिन नहीं, वो ढाका नहीं गए। जी हाँ, वो लंदन से सीधा दिल्ली पहुंचे। ये एक ऐलान था, एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक यानी अलामती ऐलान कि बांग्लादेश का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी से मुलाकात की। बाद में शेख मुजीबुर रहमान एक इंडियन जहाज़ में बैठकर ढाका पहुंचे, जहां लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। आज़ादी का सूरज उभर रहा था, लेकिन सूरज के निकलते ही उस पर ग्रहण लग गया। ढाका पर अब नई दिल्ली का हाथ था। मार्च 1972 इंदिरा गांधी ढाका के दौरे पर आईं और फिर बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, 25 साला दोस्ती, कोऑपरेशन और अमन का माहिदा। नाम बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इस माहिदे की शर्तें तो देखें। ऐसा लगता है बांग्लादेश ने खून पसीने से हासिल की गई आज़ादी इंडिया को दे दी। लेकिन हैरान ना हो, ये सब प्लान के मुताबिक था, शेख मुजीब और इंदिरा गांधी की साजिश के ऐन मुताबिक। और इस माहिदे के पॉइंट्स तो देखें, ख़ास तौर पर आखिरी 3 क्लॉज तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। क्लॉज नंबर 9 के मुताबिक दोनों में से कोई भी मुल्क किसी ऐसे फौजी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकता जो दूसरे मुल्क के खिलाफ हो। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश भारत की मर्जी के बगैर चीन, अमेरिका, बल्कि किसी भी मुल्क के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फिर क्लॉज नंबर 10 तो देखें, अगर किसी मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा हो तो दोनों मुल्क फौरन मिलकर कार्रवाई करेंगे। यानी इंडिया को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का खुला जवाब मिल गया। शेख मुजीब ने बांग्लादेश को कानूनन इंडिया की एक तुफैली रियासत बना दिया। अब बांग्लादेश एक ब्लैक होल बन चुका था। जंग के बाद कत्लो गारत और लूटमार का वो सिलसिला शुरू हुआ कि सोच कर भी रूह कांप जाती है। शेख मुजीब की पार्टी के लोग ही नहीं, बल्कि उनके घर वालों ने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। उनके भाई शेख नसीर पर स्मगलिंग और जायदादों पर कब्जे के इल्जामात लगे। भतीजे और यहाँ तक कि अपने बेटे शेख कमाल पर बैंक डकैती जैसी भयानक एक्टिविटी में मुलव्वस होने के इल्जामात लगे। इन हालात में शेख मुजीब ने एक काम किया, उन्होंने एक प्राइवेट मिलिशिया बना डाली, एक पैरेलल आर्मी। नाम था जातिया रखी बहानी। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ शेख मुजीब के अंडर में थी और इसे भी इंडियन फौज ने ही ट्रेनिंग और हथियार दिए थे। ये मुजीब बहानी का अपग्रेडेड वर्जन थी, जिसका काम था शेख मुजीब के पॉलिटिकल मुखालफों को, खास तौर पर इस्लाम पसंदों को कुचलना। रखी बहानी पर हजारों लोगों की अल्ट्रा जुडिशियल किलिंग के इल्जाम है, यानी दूसरों पर जेनोसाइड के इल्जाम लगाने वाले खुद इस काम में सबसे आगे रहे। अब बांग्लादेश में बेचैनी थी, और सबसे बढ़कर फौज के अंदर, जिसे साफ नजर आ रहा था कि ये जो पैरेलल आर्मी खड़ी की जा रही है, जो इंडिया के इशारों पर नाच रही है, एक दिन उनका भी खात्मा कर देगी। तो अवाम की, फौज की मायूसी, गुस्सा और मुल्क की इस तबाही ने बिलाखिर उस खूनी अंजाम की बुनियाद रख दी जो शेख मुजीब का
मुकद्दर बनने वाला था। 15 अगस्त 1975 सुबह सुबह कुछ बागी फौजियों ने शेख मुजीब के घर पर हमला कर दिया और सिर्फ इन्हें ही नहीं, उनके खानदान के हर मेंबर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बीवी, भाई, 3 बेटे, 2 बहुएं, यहाँ तक के नौकरों को भी मार दिया गया। बंगला बंधु यानी बंगालियों का बाप अपनी ही कौम के हाथों मारा गया और इस खूनी बगावत के साथ ही बांग्लादेश में इंडियन इन्फ्लुएंस का पहला पीरियड ख़त्म हो गया। अगले 15 साल तक मुल्क पर ज़्यादातर फौजी जर्नलों की हुकूमत रही। पहले जनरल ज़ियाउर रहमान और फिर हुसैन मोहम्मद इरशाद। उनके पीरियड में बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी ने एक बड़ा यू टर्न लिया। नई फौजी लीडरशिप इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने और मुल्क की इस्लामिक आइडेंटिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करती रही, बल्कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बनाया। यहाँ तक कि 1991 में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। है तो ये अच्छी बात, लेकिन इस डेमोक्रेसी ने एक नई दुश्मनी को जन्म दिया, एक नई जंग का आगाज कर दिया, जिसे तारीख में बैटल ऑफ बेगम्स यानी बेगमों की जंग कहा जाता है। एक तरफ थी जनरल ज़ियाउर रहमान की बेवा बेगम खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नज़रिया बांग्लादेशी नेशनलिज्म और इस्लाम पर मबनी था और उनका झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ समझा जाता था। और दूसरी तरफ थी शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी जो 15 अगस्त 1975 को उस रात बच गई थी, क्योंकि वो मुल्क से बाहर जर्मनी में थी। उनकी पार्टी अवामी लीग की आइडियोलॉजी थी बंगाली कौम परस्ती और सेकुलरिज्म, और अपने बाप की तरह शेख हसीना भी इंडिया की खुली सपोर्टर बल्कि पार्टनर थी। फिर तकरीबन 20 साल तक यही दोनों खवातीन बारी बारी बांग्लादेश पर हुकूमत करती रही और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी एक पेंडुलम की तरह कभी भारत तो कभी पाकिस्तान के दरमियान झूलती रही। यहाँ तक कि 2009 में शेख हसीना पावर में ऐसा आई कि फिर उन्हें हराना नामुमकिन हो गया। अगले 15 साल इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात का गोल्डन पीरियड थे, क्योंकि शेख हसीना ने इंडिया को वो सब कुछ दिया जिसका वो ख्वाब देखता था। उन्होंने भारत का सबसे बड़ा सरदर्द कम किया, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों के बागियों के खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन किया। बांग्लादेश में मौजूद इन बागियों के ठिकाने ख़त्म किए और उनके रहनुमाओं को पकड़कर भारत के हवाले किए। यानी भारत की चिकन स्नैक पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो गई। फिर वही थी जिन्होंने इंडिया को बांग्लादेश की सरजमीन और बंदरगाहों के ज़रिए इन रियासतों तक ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दी। ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी जिससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई। फिर हर आलमी फोरम पर बांग्लादेश ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया। ढाका ने हमेशा वही ज़बान बोली जो नई दिल्ली बोलता था। उन सब के बदले में इंडिया ने शेख हसीना का न सिर्फ पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में साथ दिया, बल्कि सीक्रेट सपोर्ट भी फराम की। बांग्लादेश पर जो भी इल्ज़ाम लगे, इंडिया हमेशा हसीना वाजिद के साथ खड़ा रहा। ये एक खुली डील थी, तुम हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखो, हम तुम्हारे संघासन का ख्याल रखेंगे। तभी हसीना गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, और जब एतमाद हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो गलत कदम उठने लगते हैं। शेख हसीना ने बेगम खालिदा ज़िया समेत पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया, बल्कि जमात इस्लामी की तो तकरीबन पूरी लीडरशिप को फांसी पर चढ़ा दिया या उम्र कैद की सज़ाएं दिलवा दी। हालात बिगड़ रहे थे, टेंशन बढ़ रही थी, जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया और फिर प्रेशर कुकर फट गया। साल 2024 सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश के तलबा ने एक पीसफुल मूवमेंट शुरू की। उनका मुतालबा था कि सरकारी नौकरियों में कोटा लिमिटेड किया जाए और मेरिट को बढ़ाया जाए। असल में हसीना गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि ज़्यादातर सरकारी नौकरियां उन लोगों को मिलेंगी जिनके बाप दादा ने लिबरेशन वॉर में हिस्सा लिया था। जी हाँ, जिन्होंने 71 की जंग में हिस्सा लिया। वही नहीं, उनकी औलादें, बल्कि उनकी औलादों की औलादें भी मुफ्त में सरकारी नौकरियां ले रही थी। ये ऐसा फैसला था जिसके बाद आतिश फिशां फट पड़ा। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप और भारत को सपोर्ट करती पॉलिसियों के खिलाफ एक इनकलाब शुरू हो गया, जिसे लीड कर रही थी बांग्लादेश की जेन ज़ी। वो नस्ल जिसने तारीख सरकारी अखबारों या टीवी चैनल्स पर नहीं, इंटरनेट से सीखी है। और वो जनरेशन जो सवाल पूछने से नहीं डरती। और जब ये नस्ल मैदान में आती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा डिक्टेटर उनके आगे टिक नहीं सकता। हसीना वाजिद ने हर कोशिश कर ली, हज़ारों लोगों को मरवाया, लेकिन इनकलाब कामयाब हो गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना मुल्क छोड़कर भाग गई। कहाँ? जी हाँ, इंडिया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया एक बार फिर।
इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी तो दिलवा दी थी, इसे जंग तो जितवा दी थी, लेकिन वो बांग्लादेश के अवाम का दिल नहीं जीत सका, क्योंकि वो बांग्लादेश को दोस्त नहीं, एक सैटेलाइट स्टेट समझता था। और जेनजी ऐसे किसी इन्फ्लुएंस को नहीं मानती। आज एक नए बांग्लादेश की बागदौड़ नौजवान नस्ल के हाथ में है। उनके सामने चैलेंज बहुत बड़े हैं। एक तबाहाल इकोनॉमी, एक टूटा फूटा माशरा, एक ताकतवर पड़ोसी जो उन्हें हर सूरत नाकाम देखना चाहता है। चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं। रीजन में एक नई जियोपॉलिटिकल सफ्तबंदी हो रही है। इंडिया की मोनोपोली खत्म हो रही है। तो क्या बांग्लादेश अब वाकई हकीकी मायनों में आज़ाद होगा? ये फैसला वहाँ की जेनजी करेगी।